हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक नया वीडियो लाए हैं जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर का 2 जनवरी 2021। इसमें हम पेपर 1 के मैथमेटिक्स सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और हो सकेगा तो मैं जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर सकूँगी वो मैं दूंगी। तो इससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि सीटेट के पेपर में जो मैथ्स आती है वो बहुत इजी होती है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है आपको बस उसमें रिवाइज करना है। टीचिंग एग्ज़ाम की यही खासियत है कि आप उसमें नया कुछ नहीं पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं जो आपने पढ़ रखा है आप उसे ही क्या करते हैं, एक तरह से रिवाइज करते हैं। तो चलिए हम आपका रिवीजन शुरू करते हैं और सीटेट के मैथमेटिक्स पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पार्ट सेकेंड मैथमेटिक्स, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड सो डैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्या हैं, स्मॉल स्क्वायर्स हैं। अब हम इन्हें कैसे अरेंज करें कि इनका एरिया क्या रहे, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें बॉक्सेस को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नंबर्स के टर्म में करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इन 48 बॉक्सेस को 1 बाय 1 रख सकते हैं। मतलब एक तरीका तो ये हो गया कि हम 48 स्क्वायर जो बॉक्सेस हैं, स्क्वायर्स हैं, उनको 1 बाय 1 रखें। या हम इनकी 2 रोज बना सकते हैं। तो ये 2 रोज कितने हो जाएंगे, 24 के बराबर। ठीक है, उसमें 24 इंटू 24 आ जाएंगे स्क्वायर्स। फिर तीसरा तरीका है कि 3 रोज बना दी जाए, कितने की, 16 की। ठीक है, चौथा तरीका हो सकता है कि 4 रोज बना दी जाए 12 की। और एक और तरीका है कि 6 रो बना दी जाए 8 की। तो भी इनका क्या एरिया क्या रहने वाला है, 48 ही रहने वाला है। तो कितने वेज पूछे गए थे हमसे, कितने तरीक़ों से किया जा सकता है। तो पहला तरीका, एक रोज़ में हम 48 कर सकते हैं, या हम 2 रो 24 की बना सकते हैं, व्यवस्थित की जा सकती है। या 3 रो 16 की बना दी जा सकती है, या 4 रोज 12 की बना दी जा सकती है, या 6 की 8 रोज बना दी जा सकती है। तो कितने वेज हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5। टोटल कितने अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं, 5 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन अ स्कूल असेंबली a student of class are arranged standing in a line. Ruhi is his 19th from both hand. How many students are present in that class? विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा के कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। ठीक है, दोनों ही साइड से अगर हम आगे से देखें या राइट से लेफ्ट से जो भी बोलना चाहे, वैसे रोज इस असेंबली की रो सपोज ऐसी है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से रूही का स्थान कौन सा है, 19th है। रूही का स्थान कौन सा है, 19th है। आगे से भी 19th है और पीछे से भी कितना है, 19th है। मतलब 19 के अगर आगे देखा जाए तो कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। और 19 के पीछे भी कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। ठीक है, तो और इस रूही एक, तो टोटल कितने हो गए, 18 + 18 और 1 कितने हो गए, टोटल 37 स्टूडेंट्स हो गए। तो पूरे रोज में असेंबली में कितने बच्चे हैं, 37। रूही के आगे 18 है, रूही के पीछे 18 है, पूरे 36, और रूही को काउंट करके 37 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो कुल छात्रों की उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी हो गई, 37।
ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। अश्मिता रीच स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleagues who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time for meeting? अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मियों से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है? ठीक है, हमें अस्मिता के टाइम दिया गया है, पर जो मीटिंग का टाइम है वो नहीं दिया गया है और कुछ हिंट दी गई है, तो हमें बताना है कि मीटिंग का टाइम क्या था। तो सबसे पहले जो अस्मिता है वो 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची है। तो अगर 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचेगी तो कितने बजे पहुंचेगी? 8:15 में। 8:30 से 15 मिनट पहले 8:15 में। अब आगे देखते हैं, शी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग्स। ये अपने कलीग से आधा घंटा पहले आई है, तो इसके कलीग आधा घंटा लेट हुए हैं, तो आधा घंटा बाद इनके कलीग आएंगे, जो कि कितने बजे आएंगे? 8, इसमें आधा घंटा जोड़ देंगे तो 8:45 पे, 8:45 पे, आधा घंटे बाद। ठीक है, उसके बाद हु इज़ 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग। जो मतलब कलीग्स जो हैं वो क्या है, 40 मिनट लेट है मीटिंग के लिए। तो 40 मिनट लेट हैं, तो इससे 40 मिनट पहले क्या होगी, मीटिंग स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, तो 8:45 से 40 मिनट पहले कितना हो जाएगा? 8:05, तभी तो वो 40 मिनट लेट हैं। तो मीटिंग का टाइम क्या हो गया? 8:05। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, अस्मिता 8:30 से 15 मिनट पहले आई, मतलब वो कितने बजे आई? 8:15 पे। इसके जो कलीग्स हैं वो आधे घंटे लेट हैं, तो ये आधे घंटे पहले मतलब लेट है, तो मतलब आधे घंटे बाद कितना हो जाएगा? 8:45। और जो कलीग्स हैं वो कितने बजे आए हैं? 40 मिनट लेट हैं, तो 8:05 क्या हो जाएगा? मीटिंग का टाइम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, द सम ऑफ डिजिट इज 9, द 10 डिजिट इज द डबल ऑफ 1 डिजिट, व्हाट इज द नंबर? एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इनके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या है? हमें कुछ हिंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि हम किस नंबर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हिंट से स्टार्ट करते हैं। द नंबर इज लार्जर देन द हाफ ऑफ 100। 100 के हाफ से क्या है? लार्जर है, मतलब ये क्या है? 50 प्लस है। जिस नंबर की बात हो रही है वो क्या है? 50 प्लस है, 50 से बड़ी है। फिर नेक्स्ट हिंट देखते हैं, इट इज़ मोर देन 60 टेंस एंड लेस देन 80 टेंस। 60 टेंस मतलब ये 60 से तो ज़्यादा है, पर 80 से क्या है? कम है। ठीक है, ये सेकेंड हिंट हो गई। फिर द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 9। जो भी नंबर है उनका जो डिजिट्स का सम है कितना है? 9 है। ठीक है, अब सेकेंड हिंट की बात करें कि 60 और 80 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, तो वो 54 नहीं हो सकता है और 81 भी नहीं हो सकता है। ठीक है, 54 कैंसिल हो गया, 81 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 9 है। तो फर्स्ट ऑप्शन 7 + 2 भी 9 हो जाएगा और 6 + 3 भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अभी तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है। फिर नेक्स्ट है, द 10 डिजिट इज़ द डबल ऑफ 1 डिजिट। जो 10 प्लेस पे नंबर है वो 1 का क्या है? डबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो 2 का डबल होना चाहिए 4, लेकिन यहाँ पे 7 है, ये गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है 3 का डबल होना चाहिए 6, जो कि है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। तो इससे हमारे को क्या करेक्ट आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सेकंड 63 आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम आर गिवन बिलो। विभिन्न स्टेशनरी सामग्रियों वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। ठीक है, पैकेट ऑफ क्रेयंस की रेट है 15 रुपीज़ 50 पैसे। पेंसिल की पैकेट की रेट है 14 रुपीज़। पैकेट ऑफ स्केच पेन्स है 22.5 मतलब 22 एंड 50 पैसे। वन सीज़र की कीमत है 17 रुपये 17 रुपीज़ और वन इरेज़र की कीमत है 2 रुपये। वन शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर 2.5 रुपीज़ और अ पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स 5 रुपीज़ है। अब हमें बताना है, देखो ये सब स्टेशनरी की रेट दिया गया है। अब हमें बताना है कि एक लड़की है सोनाली बाय 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, 2 पैकेट ऑफ पेंसिल, 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, 1 सीजर, 5 शीट ऑफ ग्लेज पेपर्स, 1 पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर्स। तो हाउ मच वुड ही बी रिक्वायर्ड टू पे, उसको कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है। जो जो आइटम दी गई है हम उनके सामने क्वांटिटी लिख देंगे तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, है ना, हमें एक्स्ट्रा लिखना नहीं पड़ेगा। 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स के 1 पैकेट है इसलिए मल्टीप्लाई 1। 2 पैकेट ऑफ पेंसिल के 2 पैकेट्स हैं इसलिए मल्टीप्लाई 2। फिर है 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, 1 सीजर, 5 शीट ऑफ ग्लेज्ड पेपर इंटू 5, 1 पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर इंटू 1। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो कितना हो गया 15.50। नेक्स्ट है 14 इंटू 2 28, 22.50, फिर है 17 रुपीज़। इरेज़र नहीं लिया गया है। नेक्स्ट है 2.5 इंटू 5, 25 इंटू 5 125 मतलब 12 रुपये 50 पैसे और फिर 5 रुपीज़। इनको हम टोटल कर लेते हैं। 50 50 50 150, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, कैरी 1। $30 कैरी 3, हमारा टोटल करने पे क्या आया था 150 रुपीज़। तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा ऑप्शन 150 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर आ गया 3rd। हमने क्या किया, जो भी क्वांटिटीज़ दी गई थी उनको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और सम कर लिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया 100 रुपीज़ 50 पैसे। ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना ऑन 30th May 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 at 5:15 hours. What is the total travel time of train? एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23 घंटे 40 मिनट पर चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल कितना समय है? ठीक है, तो हमें बताना है कि 23 मई से कोई रेलगाड़ी चली कितने बजे 23 घंटे 40 मिनट पे, वो 1 तारीख को 5:15 पे पहुंचती है। तो टोटल कितना टाइम लगा ट्रैवल में? तो सबसे पहले 30 में से 31 में, मई का महीना है इसलिए 31 कम डे होंगे, तो 31 में 23:40 से 30
30 मई से 31 मई तक कितना हो जाएगा, 23:40 से अगले दिन 31 तारीख तक 23:40 तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। ठीक है, अब 31 मई से अगले दिन 1 जून पर सुबह 5 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, मतलब हम समझते हैं 4:40। ठीक है, 4:40 तक में कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे। ठीक है, 23:40 से 4:40 तक में कितने घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे। अब 4:40 से 5:15 तक कितने मिनट होंगे, 35 मिनट। ठीक है, तो 30 मई से 31 मई तक कितने घंटे हुए, 24 घंटे। फिर 31 तारीख की रात को 23:40 से अगले दिन 4:40 तक में कितने हो गए, 5 घंटे और 35 मिनट 5:15 तक में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना टाइम लग गया, पहले 24 आवर लगे थे, फिर 5 घंटे 4:40 तक में, और 5:15 तक में कितने लगे थे, 35 मिनट। इनको ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 35 मिनट्स और 29 आवर्स। तो इस ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब हम टाइम कैलकुलेट करें तो जो भी इजी टाइम लग रहा है, जैसे हम 23 घंटे 40 मिनट से अगले दिन 23 घंटे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते कि 24 आवर हो गए। फिर 4:40 तक में हमने क्या किया, आर कैलकुलेट कर लिए, फिर जो बचे हुए मिनट थे उनको कैलकुलेट करके ऐड कर दिया, तो इजीली कैलकुलेट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए 5-digit नंबर द डिजिट ऑफ 100 प्लेस इज 3/4 of the digit of the 10,000 place, and the digit at the 10th place is 2/3 of the 100 place. The digit at the 10th place is square of a smallest prime number, and the digit of the 10,000 place is the largest single digit prime number. If the digit at the units place is largest single digit odd number, then the number is. क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो हम छोटे छोटे स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। जैसे हमें लास्ट में दिया है, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर, मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो क्या है, लार्जेस्ट है सिंगल डिजिट, वो भी ऑड नंबर। ठीक है, तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर क्या होता है, सबसे बड़ी और एक अंकों वाली संख्या, तो क्या हो जाएगी 9। सबसे बड़ी सिंगल अंकों की संख्या क्या है, 9 है। तो जिनमें 9 है लास्ट में, आप उन ऑप्शन को रखेंगे और बाकी को कैंसिल कर देंगे। तो 20 लास्ट में 7 है, लास्ट में 7 है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आप स्टार्टिंग से भी ले सकते हैं, एंड से भी ले सकते हैं, तो कहीं से भी शुरू कर देते हैं। 5 डिजिट नंबर है, द डिजिट ऑफ द 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ द डिजिट ऑफ 10,000 प्लेस। 3/4 है किसका, 10,000 प्लेस का। तो 10,000 प्लेस पे कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट में भी और थर्ड वाले ऑप्शन में भी 8 है। 10,000 प्लेस मतलब ये 5th प्लेस पे जो है, तो यहाँ पे 8 है, तो मैं फर्स्ट के हिसाब से या थर्ड के हिसाब से क्या हमने 8 ले लिया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 मतलब 6। तो जो 100 प्लेस पे क्या होना चाहिए, हमारे पास 6 होना चाहिए। क्या 100 प्लेस पे 6 है, 1s 10s 100, यहाँ पे क्या मिल गया हमें 6 मिल गया। और
तो इसका 3/4 टाइम्स क्या हो गया हमारा 100 प्लेस वाला हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमें क्या मिल गया, करेक्ट मिल गया। अगर नहीं मिलता तो और हम चेक करते। देखिए जितनी कंडीशंस लगाई गई है उनमें ऐसी कंडीशंस को हमको चुनना है जिससे हमारे ऑप्शंस क्या हो जाए, कैंसिल होते जाए, क्योंकि हम हर इस पे ट्राई करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि हम ऐसे स्टेटमेंट्स को चुनें जिससे हमारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए। जैसे हमने यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर देखा तो हमने क्या देखा, लार्जेस्ट वाले को हमने रखा और बाकी को कैंसिल कर दिया, तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। फिर हमने एक स्टेटमेंट उठाया जिसमें से हमें क्या मिल गया कि जो 10,000 प्लेस पर है वो 3/4 टाइम्स है 100 प्लेस का। तो हमने कैलकुलेट करके देख लिया तो हमें सीधे आंसर मिल गया। अगर हमारे पास और कोई ऑप्शंस होते तो हम एक और स्टेटमेंट से ट्राई कर लेते। तो फिलहाल तो हमें क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। What should be subtracted from the sum of 8008, 8088, 8808 to obtain 17,863? 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। ठीक है, हमें बताना है कि अगर हम इन नंबर्स को ऐड करें और हमें लाना अगर 17,863 है तो हम उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमारा ये आ जाए। तो देखिए जो बोला गया है उससे एक स्टेटमेंट बना लीजिए। 8,008 प्लस 8,088 प्लस 8,808 प्लस क्या घटाना है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, तो हम क्या घटाना है हम उसको x ले लेते, तो यहाँ पे -x कर देते हैं। ठीक है, और क्या आना चाहिए 17,863। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये x हमारे इक्वल्स टू के इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जहाँ ये सब है ये पॉजिटिव है इसलिए इक्वल्स टू के इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, जो भी ये क्वांटिटी दी गई है इनको ऐड करके उनमें से इसके अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब जो नंबर हमें घटाना है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24,904। ठीक है, अब इसमें से हम किसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे 17,863 को, तो कितना मिल जाएगा हमें 7,041। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बताती हूँ कि हमने क्या किया, इसमें हमें क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। तो हम इसमें मान लो सब्सट्रैक्ट x कर देते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल्स टू क्या मिलेगा 17,863 ये मिलना चाहिए। अब हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को हम RHS में ले जाते हैं तो x इधर आ जाएगा, और इसमें से ये वाली जो क्वांटिटी है इस यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड आएगी तो माइनस में, तो पहले हम इससे ऐड कर लेंगे और उसमें से इस क्वांटिटी को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो क्वांटिटी हमें मिल जाएगी, वो नंबर हमें मिल जाएगा जो हमें सब्सट्रैक्ट करने को कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमें थर्ड मिल गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड 7,041 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ए bucket of 16 liter capacity is filled to the brim with water. Water from this bucket is to be transferred into a small utensil. A mug filled to capacity has to be dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket.
into the utensil, what is the capacity of the mug? 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी को इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है? ठीक है, टोटल वाटर कितना है? 16 लीटर। ठीक है, अब उसको 50 टाइम्स अगर छोटे छोटे बर्तनों से निकाला जा रहा है तो हम क्या करें, एक तरह से डिवीज़न कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि कितने जो मग की जो है कैपेसिटी कितनी है। तो जितने बार उनसे निकाला जा रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 16 लीटर हमारा आंसर ml में है। ठीक है, तो हम इस 16 लीटर को भी ml में कर लेते हैं तो 16,000 ml हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार जो मग से निकाला जा रहा है उससे कितना पानी निकलेगा वो कैसे पता चलेगा? कितने बार निकाला जा रहा है? 50 टाइम्स निकाला जा रहा है, 50 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 320। तो जो 320 हो जाएगी वो उस मग की कैपेसिटी हो जाएगी कि एक बार में 320 ml पानी निकाला जा रहा है तो 50 टाइम्स में पूरे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 320 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। A taximeter shows charge of 50 rupees for the first 2 kilometers of journey and 16 rupees for every subsequent kilometer travel. Manju pay 258 rupees as a fare of travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her house? एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपीज़ किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? ठीक है, हमें बताना है कि मंजू के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 50 रुपीज़ किसके हैं? फर्स्ट 2 किलोमीटर्स के। तो मंजू के ने जितना पे किया उसमें से 50 रुपीज़ क्या है, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितने आएंगे? 208 रुपीज़। ठीक है, ये 50 रुपीज़ किसके हो गए? 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए हो गए, मतलब 2 किलोमीटर अभी हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद फिर पर किलोमीटर के लिए कितने लग रहे हैं? 16 रुपीज़। तो ये जो दिए हैं इसमें मंजू ने कितने किलोमीटर की यात्रा की होगी वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 16 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। तो 16 से डिवाइड करने पे कितना आया? 13। मतलब 208 रुपये में मंजू ने 13 किलोमीटर यात्रा की और 50 रुपये जो हमने शुरू में माइनस किए उसमें भी मंजू ने 2 किलोमीटर की यात्रा की थी। तो टोटल कितना हो गया? 15 किलोमीटर्स। तो मंजू के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी हो गई? 15 किलोमीटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फिक्स्ड जो पहले 50 रुपीज़ जो 2 किलोमीटर के लगाए गए थे उसको हमने माइनस किया और फिर जो बचे हुए थे उनको 16 से डिवाइड किया, जिससे हमें पता चल गया कि मंजू ने एक्स्ट्रा कितने किलोमीटर चले, जो कि 13 था। और जो हमने 50 रुपीज़ माइनस किए थे उसमें भी मंजू ने 2 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था। तो टोटल कितना हो गया? 15 किलोमीटर। ठीक है, कुछ बच्चे 13 किलोमीटर ही लगा देंगे वो लास्ट में उसके हिसाब से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41. The following table shows the mark obtained out of 100 by Marias and Shehnaz in 5 subjects. निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती हैं। ठीक है, ये मार्क्स दिए गए हैं। पहला जो ये है मार्क्स मारिया का है और दूसरा शहनाज का है। और यहाँ पे क्या दिए गए हैं? सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। अब हमें बताना क्या है? बेस्ड ऑन द टेबल फॉलोइंग
अब आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अब अमंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फर्स्ट देखते हैं, तो इसके लिए हमें 1 बाय 1 चेक करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मारिया हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इज ऑल द सब्जेक्ट एक्सेप्ट लैंग्वेज। मारिया ने भाषा को छोड़कर शहनाज से सभी विषयों में ज़्यादा अंक प्राप्त की हैं। ठीक है, तो देखते हैं मारिया के क्या वाकई में इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी में ज़्यादा अंक हैं। तो लैंग्वेज में तो कम है, तो वो तो एक्सेप्ट बोला गया छोड़कर। तो मैथ्स में ज़्यादा अंक है, ठीक है, सोशल में ज़्यादा अंक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे गलत हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मारिया हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स देन शहनाज इज ओनली 2 सब्जेक्ट। जो मारिया ने शहनाज से सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा अंक लाए हैं। तो देखते हैं किन किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अंक है। मैथ्स में भी ज़्यादा अंक है, फिर हिंदी में भी ज़्यादा अंक है, और साइंस में भी ज़्यादा अंक है। तो मतलब सिर्फ 2 बोला गया था कि सिर्फ 2 में ही विषयों में ज़्यादा अंक है, तो यहाँ तो 3 है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, शहनाज एग्रीगेट मार्क्स इज इन मैथ्स एंड साइंस आर मोर मार्क्स देन मारियास एग्रीगेट मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। अब बोला जा रहा है कि शहनाज के मैथ्स और साइंस के नंबर मारिया के मैथ्स और साइंस के नंबर से ज़्यादा हैं। तो शहनाज के मार्क्स है 78 एंड 82, और शहनाज के मार्क्स है 78 एंड 82, और मारिया के मार्क्स है 88 एंड 90। तो दोनों में ही मारिया के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो इसका एग्रीगेट भी ज़्यादा ही होगा। और कह रहे हैं कि शहनाज के मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ये तो गलत बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, वैसे तो 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा सही होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेंगे। फोर्थ, द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। ठीक है, अगर हम इनसे चेक करके नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हमने किसी ऑप्शन में गलती की हो तो वो छूट जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के ही टोटल कर देंगे और फिर देखेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो इसे टोटल करते हैं, 22 कैरी क्या 39। ठीक है, 390 शहनाज के टोटल मार्क्स है। अब देखते हैं मारिया के कितने होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 8 कितना होंगे, 12, 12 और 5 17, 17 और 3 ये हो गया 22 कैरी, फिर 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30, 30 और 9 39। ये भी कितने होंगे, 390। तो दोनों ही के मार्क्स 390 हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपने लाइक कर दिया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको कोई डाउट है या कोई फीडबैक है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिज़ायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। फर्स्ट है, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कन्फ्यूज़न। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। या फिर इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। या थर्ड है, ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड। खुली
उस तक परीक्षा से बचना चाहिए, या स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकेंड, इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज। संकल्पनाओं के अंतर्देशी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी देख लेते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या करते हैं? लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस को अवॉइड करना ये गलत हो जाएगा। ओपन बुक टेस्ट भी अवॉइड करना चाहिए, ये भी बात गलत हो जाएगी। और प्रिस्क्राइब स्टेप ही फॉलो करने चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ये भी बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43. Following are the some questions posed by the teacher in the mathematics classroom. गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है ए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज़ 5 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज़ 30 सेंटीमीटर। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी है, फाइंड अ सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज़ 4। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। या फिर थर्ड सी है, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। या लास्ट क्वेश्चन जो टीचर ने पोस्ट किया है वो है, टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल्स। आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। ठीक है, 4 क्वेश्चंस बताए गए हैं और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि हमें बताना है कि कौन से जो चारों में से कौन से क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस है या क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देखने से अच्छा पहले हम देख लें कि इनमें से क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहली बात, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं क्लोज्ड एंडेड। ठीक है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका कोई फिक्स आंसर हो। ठीक है, जिनका क्या हो? फिक्स आंसर। फैक्चुअल्स क्वेश्चन होते हैं, फिक्स आंसर्स होते हैं। ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आंसर्स मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, जिनके कोई फिक्स आंसर्स नहीं हो सकते, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और क्लोज्ड एंडेड जिसके फिक्स आंसर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक साइड बता दी गई है और पैरामीटर भी बता दिया गया है, तो उसकी दूसरी साइड भी जो हमें वैल्यूज़ दी गई उसके अकॉर्डिंग हमारी दूसरी वैल्यूज़ और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की भी क्या आएगा? फिक्स आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी रेक्टेंगल की साइड लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो उसका एरिया भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ये जो क्वेश्चन हो गया वो क्या हो गया? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स बताने जिसका मीडियम 4 हो, तो वो हमारा सेट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनलिमिटेड सेट्स हो सकते हैं जिनका मीडियन 4 हो सके। तो इनके जो आंसर्स हैं वो क्या है? फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो गया? ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 8। प्राइम नंबर 0 से 8 पूछ रहे हैं, तो एक मार्जिन हमें दे दी गई कि 0 से 8 तक के ही प्राइम नंबर्स बताने, तो इसके भी आंसर्स क्या हो गए? फिक्स हो गए। जो प्राइम नंबर है वो है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके आंसर क्या है? फिक्स है। फिर लास्ट है, टेल मी एनीथिंग। मैथ्स के बारे में रेक्टेंगल को रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो बताइए। तो ये कोई फिक्स नहीं है, तो ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो ए और सी क्या है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है, और बी और डी क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो आप ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एंड बी आर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन एंड सी एंड डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो बी तो हमारा क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर ए बी सी आर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन एंड डी इज़ ओपन एंडेड, लेकिन ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारे ए और सी क्या है? क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शंस देखते जाते हैं।
ए, थर्ड ऑप्शन है ए इज़ क्लोज्ड एंडेड एंड बी सी डी ओपन एंडेड है। ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हमने अभी समझा है कि कौन सा क्लोज है और कौन सा ओपन है। फिर लास्ट ऑप्शन है ए एंड सी आर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड क्वेश्चन। ए और सी क्या है, क्लोज्ड एंडेड है और बी और डी ओपन एंडेड है। तो अभी हमने समझा है कि ए और सी क्या थे, क्लोज्ड एंडेड थे और क्यों थे, और बी और डी ओपन एंडेड हैं और क्यों थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर कोई सुधार की गुंजाइश होगी तो हम ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। गणितीय के शिक्षा अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि हमें मैक्सिमम पूछ रहा है कि लीस्ट पूछ रहा है। ठीक है, हर बार मतलब देखने को मिलता है कभी मैक्सिमम वाला पूछा जाता है, कभी न्यूनतम पूछा जाता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, लीस्ट लाइकली पूछ रहे हैं। इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। सेकंड है यूजिंग रिजल्ट ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग, मूल्यांकन के परिणामों का प्रयोग से शिक्षा में परिवर्तन करना। या थर्ड है नोइंग वे इन विच असेसमेंट अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। या फोर्थ है प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो क्या लिस्ट लाइकली है, मतलब क्या जो टीचिंग लर्निंग में इम्प्लीमेंट जो करना है, प्रभाव जो पड़ेगा वो सबसे न्यूनतम संभावना है। तो वो क्या है, फोर्थ वाला। ठीक है, हम फीडबैक लेकर के क्वालिटी इन्हेंस करेंगे, ये भी बात सही है। हम असेसमेंट से अपनी टीचिंग लर्निंग को मॉडिफाई करेंगे, ये भी बात सही है। और असेसमेंट के द्वारा हम उनके जो आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीक़ों की जानकारी पता चलेगी, वो भी बात क्या है, सही है। तो जो लिस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है कि हम अगर कोई गलत आंसर स्टूडेंट दे रहा है तो हम उसकी पूरी कंप्लीट क्या पूरे हल दे दे, तो ये क्या है, टीचिंग में लिस्ट लाइकली है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना ये न्यूनतम संभावना है। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, रोहित realizes that square is both a rhombus and a rectangle. He is at what stage of Van Hel's visual thinking? रोहित के अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हेल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। ठीक है, क्या है वो लेवल 0 पर है, स्तर 0 पर, पहचानना रिकग्नाइजेशन, या लेवल 1 एनालिसिस स्तर 1 विश्लेषण, या लेवल 2 रिलेशनशिप स्तर 2 संबंध, या लेवल 3 डिडक्शन स्तर 3 निगमन। तो इस रोहित क्या कर रहा है, स्क्वायर को रोम्बस और रेक्टेंगल से क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप देख रहा है कि वो दोनों तो लगभग एक ही हैं। तो क्या है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे में रिलेशनशिप के स्टेज पर है। तो लेवल 2 रिलेशनशिप स्तर 2 संबंध करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द सम ऑफ एनी 2 होल नंबर इज अ होल नंबर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रिफर्ड टू एस। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। हमें बताना है कि 2 होल नंबर का सम भी एक होल नंबर होगा, ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर आता है। क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, समवरक गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्रिया विनिमय गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, साहचर्य गुण, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वितरण गुण। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जब कोई नंबर का सम किया जाए और वो जैसे होल नंबर का हम सम करें और रिजल्टेंट भी क्या है, होल नंबर आए, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब होल नंबर ही नहीं, अगर हमें रैशनल नंबर की बात की जाए, इंटीजर की बात की जाए, कोई भी नंबर दे दिया जाए और उनका सम उसी
नंबर की कैटेगरी में आए। जैसे होल नंबर की बात कीजिए तो उनका सम भी होल नंबर आएगा, रैशनल नंबर की बात की सम की जाए तो रैशनल नंबर ही आएगा। तो जब वही संख्याओं के जो सेट में आते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज भी इम्पॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इतना ही। ठीक है, इसके एक फॉर्मूला होता है, जैसे ए और बी अगर किसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, होल नंबर का सेट है इसलिए डब्लू को हम होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का सम अगर करेंगे तो वो भी क्या करे, होल नंबर में बिलोंग्स करेगा, तो हम इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अलावा मैं एक और प्रॉपर्टी समझा देती हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जैसे कोई होल नंबर है, ए और बी क्या हो गया, हमारा होल नंबर हो गया, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी ये क्या हो सकता है, बी प्लस ए, मतलब दोनों की ही वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए बी की जगह आप क्या ले ले, कोई नंबर ले ले, जैसे 1 + 2 और 2 + 1 क्या आने वाला है, 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो इनके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात कम्यूटेटिव करता है। और जब हम उसी के नंबर्स को उसी में ऐड करेंगे और वो होल में ही वो नंबर जो आएगा वो भी होल नंबर होगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, समवरक गुण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिकल टीचिंग इज इनकरेक्ट। गणितीय के शिक्षा अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट वाला हमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग्स। गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित हैं। सेकेंड है, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। या नेक्स्ट ऑप्शन है, मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स एंड जनरलाइजेशन। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण के से प्राथमिक कक्षा में के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। या लास्ट ऑप्शन है, आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कौन सा हमें गलत पूछा गया था, तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, मैथमेटिकल लर्निंग में डायलॉग्स मतलब एक सामाजिक गणितीय अधिगम भी क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं जिसमें डायलॉग्स के थ्रू आपको सॉल्यूशन तक ले जाया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। फिर मैथमेटिकल नॉलेज जो प्राइमरी क्लास में है वो पैटर्न्स और जनरलाइजेशन के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, तो ये भी बात क्या हो गई, सही हो गई। और आर्ग्यूमेंटेशन और नेगोशिएशन मैथमेटिकल नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी बात क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो गलत कौन सा हो गया कि कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल नहीं होता है मैथमेटिकल नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में, तो ये बात गलत हो गई, हमसे इनकरेक्ट पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट अ प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, इसमें करेक्ट पूछा है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सत्य वाला बताना है। फर्स्ट, इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज्ड। संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सेकेंड है, राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस। संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। या थर्ड है, राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल शुड बी प्रोसीड काउंटिंग। गणना से पहले संख्या को संख्यांक रूप में लिखना सिखाना चाहिए। या डी ऑप्शन है, ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज। संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कौन से करेक्ट हैं, ट्रू पूछा है हमसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, इनकरेज करना चाहिए। और ऑर्डर इररिलेवेंस मतलब नंबर को आगे पीछे अनुक्रम असंगति को भी क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। ए और डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट अ प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना चाहिए। या सेकंड है डेवलपिंग रेगुलस इन कैलकुलेशन, परिकल्पन में परिशुद्धता विकसित करना। या थर्ड है प्रिपेयरिंग फॉर हायर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। या फोर्थ है प्रमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित और तैयारी करना। अब क्योंकि देखिए कौन से लेवल की बात की जा रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्राइमरी से हम क्या करें, टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर करें, प्रोत्साहित करें, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी हमारा शिक्षा का उद्देश्य रोजगार या हायर एजुकेशन नहीं होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाँ, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और फिर कैलकुलेशन के लिए कि हम क्या करें, रेगुलर कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन करें, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्राइमरी स्टेज पर हम क्या करेंगे, मैथ्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और किसी भी शिक्षा में अगर उसको रियल लाइफ से जोड़ा जा रहा है तो वो बेस्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें विद्यार्थी में त्रिविम विवेचन विकास होने की सर्वाधिक संभावना है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई पैटर्न इन अ नंबर चार्ट, एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना। या सॉल्विंग सुडोकू पजल, सुडोकू पहेली को हल करना। या थर्ड है आइडेंटिफाइंग टेस्लेटिंग फिगर्स, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। या फोर्थ है ड्राइंग बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो मोस्ट लाइकली कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा स्पेशल थिंकिंग को प्रमोट करेगी, तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिफाइंग टेस्लिंग फिगर, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। अबाकस, गिनतारा, जियोबोर्ड, नंबर चार्ट, संख्या चार्ट। या क्विजिनियर, रॉड्स, किजेनियर्स, छड़े। तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। तो फ्रैक्शन के लिए जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, क्विजेनियर, रॉड्स, किजेनियर, छड़े। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, फिर हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आर्ग्यूमेंटेशन मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हिरार्कल इन नेचर। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड है प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। प्राथमिक स्तर पर गणितीय प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और फोर्थ है मैथमेटिकल यूसेज
स्पेशल वोकेबलरी टू कम्युनिकेट आइडिया प्रिसाइसली, गणित में विचारों के सही संरक्षण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो ठीक है, मैथ्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट वाला पूछा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, हमें कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी बात गलत है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, ये बात क्या है, गलत है। मैथ्स का नेचर ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। फर्स्ट, आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। सेकेंड ऑप्शन है दिस हाउस हैज 3 रूम, इस घर में 3 कमरे हैं। थर्ड ऑप्शन है ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम्स मेंबर, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। या थर्ड है, फोर्थ है ऑप्शन है दिस बॉक्स कंटेन मेनी सेट ऑफ 3 पेंसिल, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। तो 3 ऐसा ऑर्डिनल सेंस किस में यूज़ हुआ है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में। और ऐसे भी अगर आप ऑर्डिनल से नहीं समझ रहे हैं तो इसमें 3 की बात की गई, 3 की बात की गई, 3 की बात की गई, लेकिन इसमें क्या है, थर्ड की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, शुद्ध कथन को पहचानिए। फर्स्ट, इफ 2 फिगर हैव सेम एरिया देयर पैरामीटर आर इक्वल, यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप भी समान होगा, ये गलत बात है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। फिर अगर कोई चीज़ का एरिया 2 है तो उसका पैरामीटर भी 2 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल बताता है और पैरामीटर बाउंड्रीज की लेंथ बताती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ 2 फिगर्स हैव सेम पैरामीटर देयर एरिया आर इक्वल, अगर 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल भी समान होगा, ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। एरिया और पैरामीटर, अगर एरिया सेम है तो पैरामीटर भी सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। थर्ड है द यूनिट ऑफ पैरामीटर एंड एरिया आर सेम, ये तो बिल्कुल ही गलत है। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप निर्धारित करता है, तो ये बात सही है। ठीक है, आकृति किस प्रकार की है उसी से उसका पैरामीटर डिसाइड होगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मैथमेटिक्स कैरिकुलम, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथनों को पहचानिए। ठीक है, इसमें भी करेक्ट वाला बताना है। तो फर्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल, बीज गणित विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, तो ये बात तो सही है, प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है, बिल्कुल। सेकेंड है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, भिन्नों के संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, तो सिर्फ उच्च प्राथमिक पर ही देना चाहिए, प्राइमरी में नहीं देना चाहिए, अपर प्राइमरी या हायर में नहीं देना चाहिए, सिर्फ देना, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत। सिर्फ जहाँ है वो क्या हो जाता है, गलत, वो एक लिमिट दे देता है कि हम सिर्फ यहीं कर सकते, तो ये बात क्या हो जाती है, गलत। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो नेचुरल नंबर्स को ही मुश्किल से समझ पाते हैं, तो आप उनमें नेगेटिव नंबर्स की अगर कॉन्सेप्ट डाल देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, फिर सिर्फ की बात की गई है केवल, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका
आंसर हो जाएगा 55 का फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइडेड। फर्स्ट, सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल टू अवॉइड कन्फ्यूजन। संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज की प्रस्तुति करानी चाहिए। या थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोजर्स टू अदर फिगर्स शुड बी अवॉइडेड। बच्चों को समक्ष विभिन्न प्रकार की त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए। और फोर्थ है चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू द ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप एंड ऑल्सो ऑफ अदर फिगर्स। बच्चों को समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं। हम डेफिनेशन की बात कभी नहीं करते कि हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाने से उनको ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल को पढ़ाएं ताकि उनमें कन्फ्यूज़न ना हो, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर अगर हम ट्राइंगल सभी प्रकार के पढ़ा रहे हैं तो बाकी फिगर्स नहीं पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं हो, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमें क्या होना चाहिए, सभी प्रकार के ट्राइंगल पढ़ाएं और उसको अलग अदर फिगर्स के साथ भी पढ़ाएं, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम द क्वोशेंट एंड द ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द नंबर। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, हमें बताना है क्या नंबर होने वाला है। तो सबसे पहले जो डिवाइज़र है वो 5 टाइम है क्वोशेंट का और दुगना है रिमाइंडर का। तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू दी गई है तो इससे हम डिवाइज़र निकाल सकते हैं, भाजक निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर अगर 5 है तो डिवाइज़र कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 5 हो जाएगा और डिवाइज़र 10 हो जाएगा। तो अब क्वोशेंट कैसे निकलेगा, तो क्वोशेंट क्या है, द डिवाइज़र इज़ 5 टाइम द क्वोशेंट। डिवाइज़र क्या है, क्वोशेंट का 5 गुना है, तो क्वोशेंट क्या है, 5वां भाग है डिवाइज़र का। उल्टा भी हम बोल सकते हैं, अगर क्वोशेंट डिवाइज़र का 5 गुना है, 5 डिवाइज़र जो क्वोशेंट का 5 गुना है तो जो क्वोशेंट है वो 5वां भाग हो जाएगा डिवाइज़र का। तो डिवाइज़र की वैल्यू क्या है, 10 है, इसका 5वां भाग कितना हो जाएगा, 2। तो क्वोशेंट की वैल्यू आ गई 2, डिवाइज़र की वैल्यू आ जाएगी 10 और रिमाइंडर की वैल्यू है हमारे पास 5। अब हम डिविडेंड निकालना है, मतलब नंबर। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइज़र कितना है 10, क्वोशेंट है 2, रिमाइंडर हो जाएगा 5। यहाँ पे 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25। तो नंबर क्या हो गया हमारा, 25। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 5 क्रमगत संख्याओं का योग 20 है तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यू होते हैं, मतलब एक के बाद एक होते हैं। अगर हमने पहला संख्या 2 माना तो अगला संख्या 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, ऐसे। तो हमें नंबर्स नहीं पता, इसलिए हम मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, x है। तो अगला क्या होगा, x प्लस 1 होगा, उसके बाद x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 3 होगा, फिर x प्लस 4 होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव। हमने 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मान लिए, इनका सम कितना है, 20 है। तो हम इनका सम किसके इक्वल रख देंगे, 20 के इक्वल रख देंगे। अब यहाँ से x को काउंट करने पे कितना आएगा, 5x, और नंबर्स को टोटल करने पे कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना 20। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो फर्स्ट हमारा x था, तो पहला तो नंबर कितना हो गया 2, अगला नंबर 3 हो जाएगा, अगला नंबर 4 हो जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो हमसे फर्स्ट 3 का सम पूछा है, तो फर्स्ट 3 का सम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऐसे याद रखना है कि एक के बाद एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर encloses an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed if the same wire is banded in the form of rectangle of length 16 centimeter? एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर है, तो इससे हम पहले इसकी साइड पता लगा लेंगे। तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो अगर हम 144 का वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर की जो साइड आ गई वो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। अब इससे हम क्या निकालेंगे, इसका परिमाप निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे। तो जो स्क्वायर है उसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, पैरामीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू 12 मतलब 48। इसी 48 जो पैरामीटर है उसी को मोड़ करके क्या बनाया गया, एक रेक्टेंगल बनाया गया जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अब 16 सेंटीमीटर हमें लेंथ पता है लेकिन ब्रेथ नहीं पता है, लेकिन हमें टोटल पैरामीटर कितना है 48। तो पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर हमें पता है कितना है 48 है, 2 इंटू लेंथ कितना है 16 है प्लस ब्रेथ। यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 16 प्लस b। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ कितनी आ गई 8 आ गई है। तो अब हम इसका एरिया निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 8 कितना हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। 60 amongst the following fraction the largest and the second largest fraction respectively are। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। हमें ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उसमें हमसे सबसे लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछा गया है। तो पहले इन फ्रैक्शन को हम क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, या तो आप इनका डिनोमिनेटर भी सेम कर सकते हैं। तो हम 5/6 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.83। फिर हम 3/4 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.75। फिर 1/2 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5। फिर 2/3 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.66। और लास्ट में 3/5 को अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये कितना आ जाएगा 0.6। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट हमें कौन सा दिख रहा है 5/6 जो कि 0.83 है, और उससे सेकंड लार्जेस्ट क्या है 3/4 0.75। तो लार्जेस्ट 5/6 और फिर 3/4। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है 5/6 एंड 3/4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही हमारे मैथ्स के सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। 30 क्वेश्चंस हमने समझ लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।